नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी, यह यूनिटेरिया द्वारा प्रकाशित बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर प्रैक्टिस सेट है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 6 का हम अध्ययन आज करने वाले हैं। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक सारा अपलोड किए गए हैं। साथ में आपका रुक्मानी पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का और रंजीत आयर सर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, इसे भी आपका पढ़ाया गया है, अपलोड किया गया है। तो आप सभी से विनती है कि आप लोग उसे भी ज़रूर से देखा करें। जो साथी नए आए हैं उनसे विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो साथी पहले से हैं उनसे विनती है कि वह वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष इस प्रकार है। कहता है 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो यह का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी। 1759 ईस्वी की जो बेदरा की लड़ाई होती है, युद्ध होती है, यह अंग्रेजों और डच कंपनी के बीच होती है, जिसमें अंग्रेज का विजय होता है और डच इसमें पराजित होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजनीतिक छोड़ने वाले पांडुचेरी से सेवा नेतृत्व होने और वहाँ का एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो साथी यह आपके हो जाएंगे श्री अरविंदो घोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। अरविंदो घोष के बारे में हम अगर बात कर लें इनके बारे में, तो हाल ही में साथी श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2022 को आध्यात्मिक श्री अरविंदो घोष की 150वीं जयंती मनाई गई थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो यह आपका हो जाएगा 1857 ईस्वी में। और याद रखना है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की जाती है, यह इनके गुरु का नाम था। ठीक है, यह इनके गुरु का नाम था। क्या? तो पूरा नाम याद रखेंगे, रामकृष्ण परमहंस इनका नाम था। इन्हीं के नामों पर, इन्हीं के यादों में यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है कि सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यह आपका हो जाएगा चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है, चार्ल्स विल्किंसन ने सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसको? तो भागवत गीता को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। और यह कब किया गया था? तो 1785 ईस्वी में अनुवाद किया गया था, यह भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो यह आपका राइट आंसर क्या होंगे? याद रखना है, यह आपका हैदराबाद के निजाम के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, यह सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्वीकार किया जाता है, यह आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो यह आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? तो याद रखना है टी.आर. होम्स के द्वारा। ठीक है, टी.आर. होम्स के द्वारा इस क्रांति को, इस स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहा जाता है? तो सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति का संकलन लिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वर्ष आपका 1931 में, याद रखना है। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा वर्ष आपका 1931 में कराची अधिवेशन में किया जाता है स्वीकार, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार बताया गया है आपको कि साथी यह आपको कब हुई था? तो 32वां अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन जो कि वर्ष 1917 में होता है। इस समय सबसे पहले जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती है वो कौन बनती है? तो याद रखना है, यह आपको बनती हैं एनी बेसेंट। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से समाचार पत्रों और उनके संपादक का नाम दिया गया है, यहाँ पे आप सभी लोग बताएं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन के माध्यम से यहाँ देख लें, नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आपको यहाँ पे चयन करना है। तो क्या हो जाएंगे आप सभी लोग यहाँ पे बता दीजिए अपने अपने आंसर को। हम बात कर ले तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? तो 1 और 2 कह रहा है। चलिए देख लेते हैं 1 और 2 क्या क्या है। तो इसमें 1 है जो आपका क्या है? तो स्वदेश मित्रन है, और 2 क्या है? अमृत बाजार पत्रिका है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आप लोग को इसको बारे में याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे ध्यान देंगे साथी। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन हाल ही में दिल्ली में
किया गया था, तो याद रखेंगे वो भी कहाँ, तो कर्तव्य पथ पर। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा तो डिटेल में याद रखना है कहाँ पे, कर्तव्य पथ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो यह आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किए जाते हैं और इसी समय शैक्षणिक संस्था में शिक्षा के स्तर और अनुशासन में गिरावट को गंभीरता से लिया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति पर का पालन करने वाला वायसराय कौन था? तो अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति को पालन करने वाला था यह आपका कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। ठीक है, लॉर्ड लिटन की अगर हम बात कर ले तो यह आपको अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करता है और वह एक अंग्रेजी राजनीतिक रूढ़िवादी राजनीतिक और कवि भी था। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी थोड़ा सा याद रखेंगे, किसके बारे में, लॉर्ड लिटन के बारे में। अगर हम बात कर ले आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, वर्ष 1929 में किया गया था। 4 दिसंबर 1 सेकंड साथी 1829 सॉरी साथी 1829 में किया गया था, याद रखना है कब, तो 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के क्या किया था, तो रोक लगाया था, इस पर पाबंदी लगाई थी, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? बहुत बार बताया गया प्रश्न है, तो यह आपका हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में यह जलियांवाला बाग सत्याग्रह होता है और यह आपका कब होता है, तो वर्ष 1919 में होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साबरमती से। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से यह आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू की जाती है और इसमें कुल 78 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, इस यात्रा में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रखते हैं, यह नारा किसने दिया था? तो इसका आपका हो जाएगा कौन, किसके द्वारा दिया गया था? तो अरबिंदो घोष के द्वारा। ठीक है, अरबिंदो घोष का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, 1872 को, जो कि यह पूछे जाते प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। ठीक है, वर्ष 1942 में, याद रखना है साथी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की जाती है, शुरुआत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे यह किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब होता है? तो आपको याद रखना है वर्ष 1919 से लेकर बीच में आपका 1920 के आसपास चलता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, काफ़ी यह प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? तो गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा जो देते हैं कब देते हैं? तो वर्ष 1934 में देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे गांधी जी के बीच में और कांग्रेस के कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों के बीच में मतभेद हो जाता है, जिस कारण से गांधी जी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हैं। ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसान आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था, यह था आपका कम, जल्दी से बता दें तो यह आपको याद रखना है स्वदेशी आंदोलन। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के समय में ही क्या होता है, तो गरमपंथी और नरमपंथी के बीच विभाजन का रूप देखने को मिलता है और अंततः यह आपका 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन जाते जाते पूर्ण रूप से इन दोनों में क्या हो जाता है, तो विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह की हम अगर बात कर लें तो यह आपका वर्ष 1928 में किया गया था। कहाँ पे? तो गुजरात के बारदोली में। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहीं पे बारदोली में ही महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित का मिलान करके और नीचे दिए गए विकल्प हैं इसका सही चयन कीजिए। पहला है
हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन और आलमगीरपुर, धोलावीरा। उसके बाद यह खोजकर्ता कुछ है महान जो कि इनके द्वारा समय और इनके द्वारा यह स्थान खोजे गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे आंसर का चयन कर लें, क्या हो जाएगा इसकी अगर हम बात कर ले राइट आंसर क्या होंगे, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो याद रखना है दयाराम साहनी करते हैं। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी करते हैं। कब करते हैं, तो 1921 ईस्वी में। उसके बाद आपका है लोथल जो है यह आपका कहाँ पे है, तो यहाँ पे भोगवा नदी पे है और यह आपका एस आर राव के द्वारा किया जाता है। एस आर राव कहाँ पे हैं, तो एस आर राव आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका कालीबंगन का जो खोज करते हैं यह किसने किया था, तो याद रखा है एस वत्स्य किए थे। एस वत्स्य ने किया था कालीबंगन का, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर का जो खोज करते हैं यह किसने किया था, तो वाई.डी. शर्मा करते हैं। ठीक है, वाई.डी. शर्मा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद अंतिम है आपका धोलावीरा, जो कि इसका खोज किसने किया था, तो आर.एस. विष्ट ने किया था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण था, ये चीज़ आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हमेशा आपसे यहीं पे पूछते हैं वन लाइनर कि हड़प्पा सभ्यता के जो अलग अलग स्थान है उस स्थान के खोजकर्ता कौन कौन हैं और कब किए गए थे, यह आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु के जो वंश का नाम था यह आपका हर्यक वंश था, जो कि मगध का सबसे प्रथम वंश कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, हर्यक वंश जो है यह मगध के सबसे प्रथम वंश का भी एक रूप से कहलाता है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। और इसके जो संस्थापक थे यह कौन थे, तो याद रखेंगे बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो कहता है मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे, क्या थे, संस्था और संचारी क्या थे मौर्य कालीन के दौरान, तो मौर्य काल में संस्था और संचारी जो थे यह क्या थे, तो जासूस थे। ठीक है, जासूस को कहा जाता था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट है आपका गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी, तो गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाए गए थे यह आपका किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखेंगे पर्णदत्त के द्वारा। ठीक है, पर्णदत्त के द्वारा यह आपको याद रखना है। और स्कंदगुप्त जो कि 455, याद रखेंगे 455 से आपका लगभग हम बात कर लें तो 66 के आसपास जो होता है यह आपका इनके द्वारा करवाया जाता है, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि भी ये धारण करते हैं, कौन, तो स्कंदगुप्त। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महान रचनात्मक लेखक अवशोध, एक सेकंड साथी, महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किसे शासक और संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका कनिष्क को। ठीक है, कनिष्क को हो जाएंगे, याद रखेंगे, जो कि विदेशी राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण और संवर्धन किया था, ये सभी आप सब पूछा जाएगा। ठीक है, अश्वघोष की अगर हम बात कर ले तो अश्वघोष जैसे महान रचनात्मक लेखक को कुषाणों के संरक्षण भी प्रदान थी, तो ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत सारे यह जो शासक थे जो कि इनको प्रदान करते हैं अपना संरक्षण। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, सर्जरी का जो जनक है यह किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएंगे सुशूद्र को। ठीक है, सुशूद्र को क्या कहते हैं, तो सर्जरी का जनक कहते हैं, और यह प्राचीन काल के एक महान चिकित्सक थे। ठीक है, कौन, तो सुशूद्र। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है, तो मनुस्मृति जो है यह किस चीज़ से संबंधित है, तो याद रखना सामाजिक व्यवस्थाओं से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मनुस्मृति जो है यह आपका किनके द्वारा रचना की गई है, तो मनु के द्वारा की गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रवान की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट जो है यह किसके द्वारा रचना की गई थी, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएंगे हेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। महान विद्वान हेमचंद्र ने यह आपका 1200 शताब्दी में अगर बात कर ले तो संस्कृत और प्राकृतिक व्यापार के रचनाकार थे, जो कि एक जैन भिक्षुक के द्वारा यह प्राचीन तमिल ग्रंथ नैलियार परमिष्ट प्रखान की रचना करते हैं। ठीक है, तो हेमचंद्र को आप सभी लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत के संदर्भ में वान भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग
संग्रह का संबंध है। अष्टांग संग्रह का जो संबंध है यह किससे है? तो यह आपका हो जाएंगे चिकित्सा से। किससे है? चिकित्सा से। प्राचीन भारत में चरक शूद्र के बाद वानभट्ट को महान चिकित्सक का माना गया है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग ऊपर में पढ़े शूद्र के बारे में, फिर चरक आते हैं, इसके बाद यह तीसरे महान जो थे वानभट्ट जो है यह चिकित्सक के रूप में माने जाते हैं प्राचीन इतिहास के, प्राचीन काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं साथ ही, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है जो कि आप सभी को पढ़ा दिया गया है और अब जो समय है वो बस एक एक्सप्लेनेशन का नहीं, एक रिवीजन का समय है, इसलिए थोड़ा सा हम गति में चल रहे हैं। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस अभी इतना ही कीजिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को अपने दिमाग में स्टोर कीजिए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका किसने की थी? तो इल्तुतमिश करते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इल्तुतमिश की अगर हम बात कर ले तो यह आपका दिल्ली सल्तनत के वास्तविक शासक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो कहता है किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह आपका हो जाएगा इजारा प्रणाली की शुरुआत जो किया था किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो हाँ, जहांगीर शाह के द्वारा। ठीक है, जहांगीर शाह के द्वारा जो है यह आपका क्या किया जाता है? तो इजारा प्रणाली की शुरुआत की जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो पुष्टि मार्ग के जो दर्शन को प्रतिपादित किया था यह किसने किया था? तो यह आपके हो जाएंगे वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य के बारे में याद रखेंगे, थोड़ा सा यह महत्वपूर्ण है इसलिए हम यहाँ पे चर्चा भी करना चाहेंगे। वैष्णववाद के कृष्ण भक्ति पंथ के एक महान संत जिन्होंने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था, यह कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे, इनको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है यह आपका कहाँ है साथी? तो ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, यह आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना आपका 29 जुलाई 1957 को की जाती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का यह मुद्दा है, तो आप सब लोग याद रखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट के प्रयोग से, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। कूट पहले देश और उसके राष्ट्रीय पशु और पक्षी है, तो आप सभी लोग यहाँ पे बता दें अपने कोड के माध्यम से राइट आंसर क्या होंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक बार हम डिस्कस भी कर देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। सबसे पहले है जापान। तो जापान का जो पक्षी है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं काइबिल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? काइबिल। उसके बाद कनाडा, कनाडा के जो पक्षी है इसको हम क्या कहते हैं? तो कनाडा के पक्षी को हम कहते हैं साथी गंजा ईगल, गंजा ईगल कहते हैं। भारत के पक्षी को तो सभी को पता होगा बाघ कहते हैं। और अंतिम है आपका ऑस्ट्रेलिया जिसके हम कंगारू कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूस एवं स्विट्जरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है क्या? रूस और स्विट्जरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेनहर हिम रेखा की, ठीक है, मेनहरीम रेखा कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम उल्टा पुल्टा था तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जो कि यह क्या है? तो रूस और स्विट्जरलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इस पर हम चर्चा किए हैं कि यह आपका सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल वर्ष 1992 को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो होगा आपका वर्ष 1962 में। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1962 में की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत आपका वर्ष, ध्यान देंगे, वर्ष 69 में। ठीक है, कब? तो 1969 में साथी यह जो है आपकी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो कि इसरो हम कहते हैं, इसका गठन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म
पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह आपका। क्या होंगे तो याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा आपका वृद्धि और प्रजनन। ठीक है, जीवन प्रक्रियाओं के संबंध में वृद्धि और प्रजनन जो है यह प्रक्रिया पेड़ पौधे दोनों में पाए जाते हैं, जो कि आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए, पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए किस चीज़ से, जल्दी से बता दें, आप टीचर बनने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अर्थपूर्ण सामग्री से। ठीक है, अर्थात हम बात कर ले तो पढ़ने का प्रारंभ जो है यह आपका अर्थपूर्ण सामग्री से करना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है यहाँ पे कि परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। परिपक्व विद्यार्थी क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं तो परिपक्व विद्यार्थी कहते हैं, याद रखना है, अर्थात समझदार विद्यार्थी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य के लोग के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी जो पालन का समय होता है यह सबसे बेहतर समय कौन सा होंगे, तो यह आपको होंगे साथी कौन सा, तो अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, यह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम अगर इस पर बात कर ले तो यह आपको बिहार की भौगोलिक स्थिति की इस दौरान मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल बेहतर स्थिति है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस वर्ष किस शहर में किया गया था, तो यह आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में। इंदौर कहाँ है आप सभी को पता होना चाहिए, एमपी में है। ठीक है, एमपी में है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और यह आपका 2023 में हुआ था 17वां प्रवासी दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप को मान्यता दिया रहा है। ठीक है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मान्यता दिया जा रहा है, इसके राइट आंसर होंगे आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए जो है यह आपको मान्यता दिया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, यह आपके हो जाएंगे किसे चुना गया है, तो याद रखना है क्रिप्स हिम सिंह को। क्रिप्स हिम सिंह जो हैं यह न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। और इनसे पहले जो थे यह कौन थे, यह आपको बताना है कमेंट में। इससे पहले कौन थे यह आपको कमेंट में बताना है, तो कमेंट में बताने का ज़रूरत नहीं है। यह आपको कौन थे, तो जेसिंडा अर्डन थे, यह पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बाद यह आपका सेकंड में नए प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता था। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है यह 2023 का विजेता कौन है, तो यह आपके हो जाएंगे डेविड एलन पिचरफील्ड जो है, यह आपके राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपको याद रखना है इनके बारे में। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यह पुरस्कार को याद रखेंगे, व्यक्ति याद हो या ना हो लेकिन पुरस्कार महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना ने के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है, तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए, अहमदाबाद। भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप लोग इसके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ उत्सव है, दूसरी तरफ उन राज्य के बारे में बताना है। यह हम अगर बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होंगे। ठीक है, सी क्या है, तो तोरग्या उत्सव जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश का क्या है, तो नहीं है या फिर है, आप लोग बताना है। तो यह आपका क्या है, राइट आंसर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात कर ले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो यह आपको कब तक रखा गया है, वर्ष 2023 तक। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कालाजार को समाप्त करने का जो लक्ष्य है यह 2023 तक रखा गया है, जबकि WHO के द्वारा इसका लक्ष्य जो है यह 2030 तक रखा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं, तो यह आपके कौन हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, देवाशीष पांडा।
ठीक है। देवाशीष पांडा जो है यह आपका वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जो कि आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे 1 सेकंड साथी, 1 सेकंड थोड़ा सा, हाँ चलिए क्लियर होने दीजिए। हम पहुँच गए हैं, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, 1 सेकंड, यहाँ तो हम लोग कर लिए थे ना, चलिए यहाँ से हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा सा क्लियर होने दीजिएगा। कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुलन में नियंत्रण रखता है। तो यह आपका कौन सा भाग हो जाएंगे, जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो यह आपका हो जाएगा कौन सा, तो याद रखना है सेरेबलम। ठीक है, सेरेबलम की अगर हम बात कर ले, सेरेबलम की, तो यह सेरेबलम शरीर का संतुलन बनाए रखने और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र का अंग कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे बड़ी आंत है। ठीक है, बड़ी आंत जो है यह परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों किस कुल का पौधा है। सरसों किस कुल का पौधा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी जो है यह आपका सरसों इसी कुल का पौधा है, याद रखेंगे। सरसों, मूली, गाजर, ये सभी जो है इसी में आते हैं, इसी कुल में, इसी ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पुरुष के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यह हम सभी कहीं ना कहीं बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9, 10th में खास करके आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो इसका राइट आंसर होगा आपका XY। ठीक है, मनुष्य के गुणसूत्र की अगर हम बात कर ले तो XY समूह होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को अक्सर पता ही होंगे। ठीक है, कुल अगर हम बात कर ले तो गुणसूत्र कितने होते हैं, तो याद रखना है 46 होते हैं, 23 का जोड़ा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। पौधों में जो लचीलापन होते हैं ये आपको किस कारण होते हैं, तो याद रखना है कॉलिन काइमा। कॉलिन काइमा जो है यह आपका एक ऊतक है, टिश्यू कहते हैं, इसी टिश्यू के कारण यह पौधे में लचीलापन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जल। जल जो है यह आपका क्या है, तो कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि याद रखेंगे। कोशिका का मतलब सेल होता है, यह भी आप सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो कहता है निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है। श्वसन तंत्र का हिस्सा इसमें कौन सा है, तो आपका इनमें से सभी श्वसन तंत्र का ही हिस्सा है, यह आप लोग याद रखेंगे। श्वसन प्रणाली शरीर से ऑक्सीजन लाने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर ले जाने के लिए उत्तरदायी होती है, यह भी आपको जानकारी होना चाहिए श्वसन प्रणाली के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। अगर बढ़ते हैं आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है। जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा सा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट वाला है। यह आपका ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है, यह आपको याद रखना है। यह परिघटना ऑस्टिन के सापेक्ष के सिद्धांत पर परिमाणित किया गया है, जो कि आप सभी लोग याद रखेंगे किसके पर, तो ऑस्टिन के। ठीक है, कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है किसी वस्तु पर बल लगने वाले को मापने पर हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, कमानीदार तराजू हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, कमानीदार तराजू की अगर हम बात कर ले तो यह एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर लगाए गए बल को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह आपका क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर जो होंगे आपका ऑप्शन सी, दूरी के वर्ग के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल त्रिज्या जो है एक प्रकार से बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्कोहल थर्मामीटर
का आविष्कार किसने किया था? तो जल्दी से बता दें इसमें से कौन से वह व्यक्ति थे, कौन से वह साइंटिस्ट थे जो कि अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार करते हैं। तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। आपका कौन हो जाएंगे? इसमें से कोई नहीं हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखना है अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार 18वीं सदी की शुरुआत में एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वह जर्मन भौतिक वैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखना है डेनियल ग्रेबजिल थे। ठीक है, डेनियल ग्रेबजिल के द्वारा किया गया था, जो कि इनमें कोई भी नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार चर्चा किया गया यह प्रश्न है, तो यह आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, अतः वाहनों में चालकों द्वारा पीछे से आने वाले कोई भी वाहन को देखने के लिए यह साइड मिरर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आपका हो जाएंगे साथ ही कौन सा? तो याद रखना है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य जो है यह क्या है? तो वैतुक्रमानुपाती होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की अगर हम बात कर लें तो यह आपका उच्च आवृत्ति का अर्थ है कम तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इससे आपका संबंधित होता है, जिस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? एक इंसुलेटर की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है यह क्या होती है? तो यह आपका उच्च होती है। ठीक है, क्या होती हैं? उच्च होती हैं। यह आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? यह आपका प्लेटिन हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम जो है यह सबसे भारी धातु है। यह आपकी अगर हम बात कर ले तो इसका घनत्व जो है 21.45 ग्राम है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कितना? 45 ग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है ऑक्सीकारक निम्न में से कौन सा है? ऑक्सीकारक निम्न में से कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यह आपका ऑक्सीकारक है। अब ऑक्सीकारक क्या होते हैं इस पर हम थोड़ा बता देते हैं। ऑक्सीकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? तो यह आपका हैलोजन श्रेणी का तत्व इनमें से सभी। ठीक है, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये सभी के सभी क्या है? तो आपका हैलोजन तत्व का श्रेणी है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नाभिकीय संकलन का हो जाएगा। नाभिकीय संकलन के द्वारा विधि द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीमियर। ऑक्सीमियर जो है, ऑक्सीमियस है जो, यह आपका सबसे भारी धातु है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित होती है? तो यह आपका लैक्टिक एसिड जो है दही में उपस्थित होती हैं। लैक्टिक एसिड जो है यह आपको दही में होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और एसिटिक एसिड जो है यह आपको किस में होते हैं? तो सिरका में होती है। ठीक है, ये सभी एसिड हम ऑलरेडी आपको कई बार बताए हुए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। फॉर्मिक एसिड जो है यह चींटी के डंक में होती है। साइट्रिक एसिड जो है ये आपको नींबू में होती है। तो सारे के सारे एसिड हम ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं, आप लोग पुराना वाला वीडियो को जरूर देखा कीजिए। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक जो है यह आपको किसके कहते हैं? तो याद रखना है लेवोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेवोजियर को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस में ऑक्सीजन उपस्थित होती है? तो ऑक्सीजन जो है यह किस में उपस्थित होती हैं? तो याद रखना है केरोसिन में। ठीक है, किस में होती है? केरोसिन में जो है यह आपका ऑक्सीजन उपस्थित होती हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, सॉरी अनुपस्थित है साथी। ठीक है, क्षमा चाहेंगे, क्या होते हैं? तो अनुपस्थित होती है। तो यह आपका केरोसिन में अनुपस्थित होती है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा एक्चुअली में तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी गर्मी है और कल मुझे कहीं जाना पड़ गया था कुछ सिलसिला में थोड़ा सा, इसलिए हमको अर्जेंट आना पड़ा। और आपका फिर तुरंत आकर आपका क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्चुअली में आँख दम नींद से पूरा मतलब कह सकते हैं कि क्या पता है, हम बहुत ज़्यादा आँख
पूरा एकदम जो सूझा पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा आज के दिन। कल से आपको रेगुलर बेटर क्लास मिलेगा। कल आपका क्लास भी एब्सेंट था, आप लोग देखे होंगे थोड़ा सा। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडुचेरी के निर्वासित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपका राइट आंसर होंगे क्या, तो याद रखना है 17वें संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए संविधान संशोधन जो होता है यह किस आधार पर होता है, किस अनुच्छेद में, तो 368 में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, 368 में संविधान संशोधन होता है, जो कि यह 17वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो वर्ष 1992 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब आप लोग याद रखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड साथी थोड़ा क्लियर होने दे। कहता है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? बहुत बार बताए हैं कि इसको कहते हैं क्या, तो बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो है किस अधिनियम में दिया गया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था, यह कब होता है, तो 1773 में होता है। और इसी समय जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अध्यादेश यह पारित किया जाता है कि जो संसद होगी यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु वह मौलिक अधिकारों में कर सकती है, परंतु क्या कर सकती है, तो संविधान के सर्वोच्च जो एक प्रकार से कहा जाए बेसिक आधार जिसको हम कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, वह आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में विषय है? पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है, तो यह आपका हो जाएगा राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची का विषय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आप लोग याद रखेंगे। और पंचायती राज जो है यह आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, यह भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं आगे तो कहता है, बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यह आपका 6 है। ठीक है, बिहार की लोकसभाओं में अनुसूचित अर्थात एसटी की जो अगर हम बात कर ले, एससी की बात कर ले, समझ आएंगे, शेड्यूल कास्ट की बात कर लें, तो ये आपका जो उनका सीटों की संख्या है यह 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व है। नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? यह आपका मूल अधिकार बनता है। तो साथ ही यह बच्चों का मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है, जो कि आपका किस में कहा गया है, तो यह आपका अनुच्छेद 45 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में इस बात का वर्णन मिलता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सभी कुछ देना है। ठीक है, शिक्षा भी, स्वास्थ्य के बारे में भी, और मिड डे मील जो है यह भी आपको याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका अनुच्छेद जो होगा आपको 312। ठीक है, आर्टिकल जो है बहुत ही भयानक तरीक़ा से आपको पढ़ाया गया है, इसमें नो डाउट है कि बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपका अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग उस तरह से हमें प्यार नहीं दे रहे हैं, उस तरह से आप लोग वीडियो को प्यार नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम कंटेंट को थोड़ा कम कर दिए हैं। ठीक है, कंटेंट का मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास कंटेंट और बुक को लेकर पूरा रूम भरा पड़ा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहे हैं जो कि शिक्षक भर्ती के लिए उपयोग भी नहीं है, उससे बहुत हाई लेवल का है। अगर आप पढ़ कर जाते हैं तो आपके लेवल का कोई उस क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं होगा, लेकिन दिक्कत है कि हम उस चीज़ को दे रहे हैं लेकिन आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप लोग भटक कहाँ रहे हैं, तो 1 to 5 स्केट्स बोर्ड यहीं पे आप लोग अटके हुए हैं। तो दिक्कत यही है, इसलिए हम अपना ब्रेक लगा दिए हैं अपने नोट्स पे। ठीक है ना, नोट्स का मेरे पास कमी नहीं है, आप लोग जितना बोलिएगा उतना हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, राज्य व्यवस्था हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, कुछ भी अगर हो तो ऐसा चीज़ हम आपको बताएंगे नोट्स के माध्यम से ना, कि आप लोग का लेवल एकदम हाई हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि हमारा जो कल परसों का हम बायोलॉजी का पूरा क्लास अपलोड किए थे, कोई नहीं देखा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद है कि आज ही हम किए हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री मिलाकर, लगभग 1 से 1.5 घंटा का वीडियो है, 1 घंटा का शायद है, कोई नहीं देखा है। तो बताइए, इतना मेहनत करने के बावजूद भी कोई नहीं देखता है तो थोड़ा सा डिमोटिवेट भी आदमी होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है ना, तो देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए।
संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पारित किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर क्या होंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपका वर्ष 1968 में। ठीक है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है यह आपका वर्ष 1968 में चौथी लोकपाल में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? चौथी लोकपाल में। ठीक है, सब चीज़ याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब बनाया गया था? तो इसको सभापति जो इनको है यह कब बनाया गया था? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपका 11 दिसंबर वर्ष 1986 को। ठीक है, वर्ष 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना जाता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा सभापति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है? तो यह आपका हो जाएगा कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो यह आपका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में राज प्रमुख के पद नाम का नाम बदलकर राज्यपाल गवर्नर कर दिया गया है? तो जल्दी से बता दीजिए, इसका पहले नाम क्या होता था? तो राज प्रमुख। कितने व्यक्ति जानते थे राज प्रमुख के बारे में, ये बताइए आप लोग। तो वही राज प्रमुख जो हैं इनका नाम बदलकर वर्तमान में राज्यपाल या फिर हम लोग गवर्नर कहते हैं। इसको कब बदला गया था यह आपको याद रखना है। तो यह हो जाएगा साथी 1956 में। ठीक है, 1956 में हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो कहता है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपका साधारण विधेयक के अंतर्गत होती है, साधारण विधेयक के संबंध में, जो कि संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, 108 के अनुसार दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन तथा आयोजित की जाती है। ठीक है, ये सभी लोग आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है आपका कहता है केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन में के लिए सहकारिता आयोजन का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र और राज्य के संबंध में अध्ययन के लिए सहकारिता जो आयोजन था यह आपका कब किया गया था? सहकारिता आयोग के बारे में। तो यह आपके हो जाएंगे कौन से? तो यह आपके हो जाएंगे साथी ऑप्शन सी, अर्थात 1983 में। ठीक है, 1983 में केंद्र और राज्य के अध्ययन हेतु क्या किया गया था? सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है वर्ष 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? तो यह आपकी हो जाएगी संथाली भाषा। ठीक है, संथाली भाषा जो है यह एक आपका जनजातीय भाषा है, साथी याद रखेंगे। जो कि अगर हम बात कर लें इन संथाली के बारे में तो ये आपको जनजातीय क्षेत्र में मिलेंगे। खास करके हम बात कर लें तो आपका झारखंड में मिलेंगे, असम में मिलेंगे, नागालैंड में मिलेंगे, इन सभी क्षेत्रों में। तो इनको आपको याद रखना है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कब? तो 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूसरी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपको याद रखना है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह आपका वर्ष 1956 से लेकर कब तक है? तो 61 तक चलता है, याद रखेंगे इनके समय काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है यह कितना है? तो याद रखना है घट रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान रहा है यह आप देख सकते हैं वर्तमान में घट रहा है। और भारत की आर्थिक नियोजन में लागू करने की जीडीपी या राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान अधिकतर हम लोग देख रहे हैं घटते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6.5%। और एक बात बता दें आप सभी को कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो है और केंद्रीय बजट 2023-24 ये दोनों आपका बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से आपका वीडियो बनाया गया है, लेक्चर पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो कि बीपीएससी 69 के लिए हम करवाए थे, लेकिन वो बीपीएससी 69 के लिए करवाए थे लेकिन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ज़रूर जाकर उसको भी देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर के सन्मुखम चेट्टी जो हैं यह आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और यह कब किया गया था? तो 26 नवंबर वर्ष 1947 को किया गया था। यह भी आपसे पूछा जाएगा पहली बार बजट के बारे में। कहता है भारत के आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिहार में। ठीक है, राइट आंसर आपका बिहार में हो जाएगा। कब की गई थी शुरुआत? तो 1840 में। ठीक है, 1840 में। आगे बढ़ते हैं तो कहता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रोहिला
राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, यह आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से स्थानों में से कौन सा एक लौह खनन क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होंगे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर महाल जखंड जो है यह आपका राइट आंसर होगा। महाल जखंड की अगर हम बात कर लो तो यह लौह खनन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। जल्दी से बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा सिंधु। सिंधु जो है यह पंचनद में संबंधित नहीं है, जो कि आप लोग याद रखेंगे। पंचनद में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित 5 नदियां शामिल है, जो कि यह नदियां कौन कौन है, तो याद रखना है आपका रावी है, झेलम है, सतलज है, व्यास है और चिनाब है। ठीक है, ये सभी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रति चक्रवात की विशेषताएं हैं। प्रति चक्रवात की जो विशेषताएं हैं यह क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्वच्छ आसमान जो है यह प्रति चक्रवात के विशेषताएं हैं, यह आप लोग याद रखेंगे। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को स्थापित जहाँ किया गया है यह कहाँ है, तो IIT खड़गपुर में किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पे कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। पंबा सिंचाई योजना जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि गिरना सिंचाई परियोजना जो है यह आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 2 चीज़ आप लोग याद रखेंगे, पंबा के बारे में और गिरना के बारे में। नेक्स्ट है आपका करामुक रेगिस्तान है। करामुक रेगिस्तान स्थित है कहाँ पे, तो करामुक रेगिस्तान जो है ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है यह आपका कहाँ पे है, तो यह आप लोग याद रखेंगे करामुक रेगिस्तान जो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका लगभग क्षेत्रफल की हम अगर बात कर लें तो ये 2,70,000 में फैला हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा से भी लगभग 11 देशों की सीमा छूती है। ठीक है, तो यह सहारा के बाद आपका दूसरा नंबर पे आता है, याद रखेंगे। म्यांमार के साथ कितने राज्य, भारतीय राज्य जो हैं यह आपका सीमा साझा करती है, तो यह आपका राइट आंसर होगा क्या है, तो 4। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और आपका मणिपुर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत जो है किस हिमालय के भाग हैं। नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है यह आपका किस हिमालय के भाग हैं, तो यह आपका हिमाद्री के भाग है। ठीक है, क्या है, हिमाद्री के भाग है, इसको याद रखेंगे। और इस पर्वत श्रेणी की हम अगर बात कर ले तो औसत ऊंचाई लगभग 6,000 है। ठीक है, कितनी है, 6,000 के आसपास है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है, यह है आपका दक्कन पास। ठीक है, दक्कन पास जो है यह दोनों को जोड़ती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तमिलनाडु एवं श्रीलंका के पाक ट्रेस्ट जोड़ती है, जो कि 10 चैनल लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य में यह स्थित है। आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि हम प्रयास किए हैं कि अभी बहुत ही शॉर्ट में हम चलें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बस क्वेश्चन और उसके विश्लेषण पे भरोसा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक जरूर से ज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक है, कल हम लोग 7 की बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट कुछ करेंट अफेयर है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आपका मई और जून का जो है करेंट अफेयर, पूरा मासिक करेंट अफेयर हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द ही वो लेकर आने वाले हैं आपका पूरा महीना का। उसके बाद अगले महीना में हम पूरा जुलाई कवर कर देंगे, जो कि आपका करेंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।